हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नॉर्मली हर बिजनेसमैन, मैं जब कंसल्टेंसी देता हूं तो मेरे से पूछा जाता है कि मेरे से ये पूछा जाता है कि एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट सर, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को या कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज को कम करने के कोई तरीके हैं क्या? कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, चाहे वो सर्विस की क्वालिटी हो चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट और इसका एज ए कंसल्टेंट, मेरे हिसाब से कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर ध्यान दे तो डेफिनेटली एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अल्टीमेट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को भी बढ़ाया जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए फोकस किस पे होता है? ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के ऊपर होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के कुछ तरीके हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग, आपने शब्द सुना होगा, ऑटोमेशन, इम्प्रूविंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी। वो कैसे आएगी? इसके लिए आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा सप्लायर के साथ में, और साथ साथ में आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, और अपनी जितनी भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। उसमें से जो वेस्ट निकलते हैं उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा आपको एनर्जी की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना रीडिज़ाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, और उसको सिंप्लिसिटी देना पड़ेगा ताकि बहुत कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट ना हो और सिंपल प्रोडक्ट हो, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो जो वैल्यू जो है क्रिएट करता हो और इम्पैक्ट करता हो कस्टमर के लिए। अब बात करते हैं कि ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहला तरीका है प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने का या किसी भी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने का, वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग में यूज होती हैं, जैसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का सिस्टम आपने लगा दिया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजन जैपनीज टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, या वेस्ट रिडक्शन कर लिया टू स्ट्रीमलाइन द वर्कफ्लोज। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। अब होते हैं कि होता क्या है, जितने भी ऑटोमेशन को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इंक्रीज लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जितने भी हमारे प्रोसेस है उसको बढ़ाए, उसकी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाया जाता है ताकि आपकी एफिशिएंसी आए और रेपिटेटिव टास्क आप कम से कम करो। यानी कहने वो इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू एडिड एक्टिविटी हैं आप उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करो, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ के ऊपर कम फोकस करो, और जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है उनकी स्पीड के थ्रू यूज़ ऑफ ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको, उसकी स्पीड को बढ़ाओ और एफिशिएंसी बढ़ाओ। तीसरा बनता है स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोज। क्या मतलब इसका? इसका वो कहता है कि आप एनालाइज करो और एलिमिनेट करो रिडंडेंट और एक्सेसिवली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू रिड्यूस द साइकिल टाइम। यानी कि साइकिल टाइम के अंदर आने वाले जितने भी रिडंडेंट आपके प्रोसेस हैं, जितने भी आपके एक्सेसिवली जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके प्रोसेस है, उनको कम करो जी, आपको रिड्यूस करो, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को हटाओ साइकिल टाइम में से। फिर बोलता है इंप्रूव मेंटेनेंस। कहता है आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि किस चीज़ का, जितने भी आपके कॉस्टली ब्रेक डाउन हो जाते हैं या आपकी इक्विपमेंट जो लाइफ स्पैन है उससे बढ़ जाएगा, तो आप इंप्रूव मेंटेनेंस करो, और वो भी मेंटेनेंस नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। फिर कहता है यूज़ एंड डेटा टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, मीन्स डेटा बैक्ड इंप्रूवमेंट करो, आप इंप्लीमेंट करो डेटा से बैक्ड इंप्रूवमेंट, यानी कि डेटा को बेस मानते हुए फिर इंप्रूवमेंट की तरफ चलो ताकि उसका एक बेस हो। दूसरा कहता है यूज़ सॉफ्टवेयर फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। सॉफ्टवेयर का यूज़ करो जिससे रियल टाइम में मॉनिटरिंग पता चलेगी आपको कैसे क्या हो रहा है। ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग का आपके यहाँ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और प्रोडक्शन प्लानिंग होना चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रॉपर वे में होनी चाहिए और सिस्टम में यूज़ होनी चाहिए। फिर कहता है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री को इम्प्रूव करो, उसके लिए आप नेगोशिएट विद सप्लायर करो, सोर्स बेटर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल देखो, सर्विस देखो, कॉस्टिंग की नेगोशिएशन करो। आज की डेट में तो नेगोशिएशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कंपनी है जो आपको हेल्प करके देती हैं और आपको ये मदद करती है कि हम आपको कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट हम कैसे दे सकते हैं, आपको डिस्काउंट दे सकते हो आप उनसे। तीसरा ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी होती है, जैसे जस्ट इन टाइम टू रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट आपकी कम हो सकती है, आपके ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। स्टॉक का लेवल हम मिनिमम कितना मेंटेन कर रखें अपने सिस्टम में ताकि एफिशिएंटली मेरा जो स्टॉक है वो रिफिल होता रहे, और सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली बताएगी मेरा मिनिमम लेवल है, मेरा मैक्सिमम लेवल है, और वो फिजिकल इन्वेंट्री के साथ कहीं ना कहीं जो है उसके साथ मैच होना चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी इसमें भी बनी रहे।
फिर होता है इन्हेंस लॉजिस्टिक्स, यानी कि स्ट्रीमलाइन करो अपने लॉजिस्टिक्स को, वेयरहाउसिंग के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करो, शिपिंग रूट फॉर रॉ मटेरियल छोटे से छोटे रूट होने चाहिए, अच्छे रूट होने चाहिए, ताकि टाइम पे आपका गुड्स पहुंच जाए, कम से कम कॉस्ट लगे, और अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल होती है। फिर बात करता है कि आपको डायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है, जैसे मिनिमाइज वेस्ट। जब आप रिड्यूस कर दोगे, उस वेस्ट को रिड्यूस करोगे या उसी को रीयूज़ कर लोगे, रिसाइकल कर दोगे मटेरियल को या पैकेजिंग को या ऑपरेशंस को, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लोअर मटेरियल कॉस्ट, रोल मटेरियल कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? जैसे आपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लिया विथ फ्यूअर कंपोनेंट के साथ में, लेस एक्सपेंसिव कंपोनेंट हैं और हाई क्वालिटी मटेरियल आप यूज़ फिर भी कर रहे हो, फिर भी आप यहाँ पे रुके नहीं, फिर आपने कुछ नया एक्सप्लोर किया, अल्टरनेटिव ढूंढे, मोर अफोर्डेबल मटेरियल एंड सप्लायर की। ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि हमारा चलता रहेगा, ढूंढते रहोगे, चलता रहेगा, कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज लास्ट में आप मटेरियल की कॉस्ट आपकी कम हो ही जाएगी। फिर बोलता है कट एनर्जी एक्सपेंसेस, बिजली है, आपके डीजल हैं, ये एनर्जी कहलाती हैं। तो एनर्जी ऑडिट कराओ आप किसी कॉम्पिटेंट ऑडिटर से, जो इसके कंसल्टेंट होते हैं, एनर्जी ऑडिट करा के, और इन्वेस्ट करो मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीनरीज में पैसा इन्वेस्ट करो और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट से सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है उनका यूज़ करो। फिर रिव्यू फैसिलिटी कॉस्ट, फैसिलिटी यानी कि फैक्ट्री, उसकी कॉस्ट को हम कैसे कम रिव्यू करो उसकी कॉस्ट को टाइम टू टाइम बेसिस पे, यानी कि एक बार इंप्रूवमेंट कर दी फिर उसको छोड़ दिया नहीं, बार बार एक पीरियड डिसाइड कर लो, चाहे आपने हाफ ईयरली करना है, ईयरली करना है, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है उस हिसाब से उसको रिव्यू करो फैसिलिटी की कॉस्ट को। कंडक्ट ए फैसिलिटी ऑडिट, बाहर से किसी कंसल्टेंट से या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से या उससे फैसिलिटी का ऑडिट कराओ पूरी फैसिलिटी का, और उसमें आइडेंटिफाई और निकालो वो सारे एरियाज़ जहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट का है, मेंटेनेंस का है, उनको कम किया जा सकता है, या फिर मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा ले सकता हूँ, या मुझे मर्जर करना है, या मुझे अमलगमेशन करना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अगर चलेगी तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ होगी, उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ होगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर अल्टीमेटली बढ़ेगी और वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक मेरे सामने एक टॉपिक था जो कि किसी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप हमें कैसे सुजेस्ट करते हो कि हम अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकें और अल्टीमेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के वेल्थ को बढ़ा सकें। तो यही एक तरीका है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स भी बोलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि सभी लोगों को इसका एक बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैं एक बात ये भी कह दूं कि जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो ओवरहेड से रिलेटेड हो, चाहे एनर्जी से पावर, बहुत सारे उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर हम उन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को मेनटेन करें और उसका प्रॉपर कॉस्ट ऑडिट कराएं तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि कुछ न कुछ चीज़ें हमारे यहाँ कमियाँ हैं और उन कमियों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए। तो अगर कंपनी बड़ी साइज़ की है और उसके पास फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना सके और कॉस्ट ऑडिट करा सके और प्रॉपर एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट लगा सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको डेफिनेटली बहुत बिलियंस में फ़ायदा होगा, मिलियंस में फ़ायदा होगा। तो मैं तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपको यही सजेस्ट करूँगा, और स्पेशली फॉर जो हमारे कंपनी जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनकी टर्नओवर बहुत अच्छी है और बड़ा स्केल पे उनका ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सपेंडेबल जिनका बिजनेस है, तो उनको एक प्रॉपर कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग करनी चाहिए और कॉस्ट ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट जो है अपने यहाँ रिक्रूट करना चाहिए, जो कि उनकी कॉस्टिंग को टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहे और उनको सजेस्ट करता रहे अल्टरनेटिव वे कि कैसे अपने कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज़ करके प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, फिर अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।